नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने एक्सपेरिमेंट करने से तो बाज नहीं आता। तो नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत अब एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है आपके थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर यानी कि आपके फाइनल सेमेस्टर में, जिसको कि पास करना कंपलसरी है अगर आपको अपना फोर्थ ईयर कंटिन्यू करना है ग्रेजुएशन का। तो इस पेपर का नाम है रिसर्च मैथडोलॉजी। बेसिकली ये आपको, जैसे कि आपको फोर्थ ईयर में जाने के बाद अगर आप प्रोग्राम कोर्स से हैं तो आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, और अगर आप ऑनर्स कोर्स से हैं तो आपको डॉक्टरेट सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसके बाद आप डायरेक्टली रिसर्च कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके रिसर्च क्वालिटीज को टेस्ट करने के लिए है। पर लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है कि अंडर ग्रेजुएट बच्चों से रिसर्च की एक्सपेक्टेशन करना कुछ ज्यादा ही हो गया। तो पर लेकिन हम आ गए हैं इस रिसर्च के प्रोसेस को पूरा सिंपल बनाने के लिए। बेसिकली क्या होती है ये रिसर्च, क्या है इसकी मेथडोलॉजी, और जो कि हमारी डिमांड है इस पेपर की फिलहाल, जो कि मेरे पास फ्रेमवर्क आया है हमारे इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट से रिलेटेड। इसमें आपको एक 8 नंबर की एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी देनी है, 30 नंबर का एक रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना है, और साथ में एक रिसर्च पेपर भी देना है, और ये सब आपको 1 महीने के अंदर करना है। वैसे मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर्स को कई साल लग जाते हैं रिसर्च करने में, जो कि अब आप मिनटों में करने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो वैसे ये कुछ खास रिसर्च नहीं होगी, बेसिकली बस नंबर दिलाने वाली आपकी रिसर्च होगी। सबसे पहले रिसर्च को बहुत ज्यादा सिंपल टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अगर आपके प्रोफेसर ने पूछ लिया कि ये आप कहां से लेकर आए हैं, तो आप उनसे कह तो सकते नहीं कि 100% इंग्लिश से देखकर लेकर आए। तो आपको उन्हें थोड़ा बहुत तो बताना ही पड़ेगा कि रिसर्च क्या होती है और उसकी मेथडोलॉजी क्या होती है। बेसिकली रिसर्च, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, किसी चीज को सर्च करने की बात की जा रही है। अब क्योंकि ये एजुकेशनल टर्म्स में है, तो हम क्या चीज इसमें सर्च कर रहे हैं? किसी भी डेटा पर्टिकुलर हमने अब तक जो चीजें पढ़ी हैं, यानी कि नर्सरी से लेकर हमारी ग्रेजुएशन मास्टर्स तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, अगर हम आर्ट्स के बच्चे हैं तो हमने जितने नॉवेल्स वगैरह पढ़े हैं, या हमने पॉलिटिकल थ्योरीज पढ़ी हैं, हम कॉमर्स के बच्चे हमने जितनी ज्यादा अकाउंट्स के बारे में चीजें पढ़ी हैं, हम साइंस के बच्चे बीटेक से रिलेटेड हमने इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज पढ़ी हैं। अब उन सब चीजों को हमने पढ़ तो लिया, उन चीजों को भी किसी बंदे ने बनाया था। अब हम उस सब्जेक्ट को कुछ जब देना चाहते हैं तो हम रिसर्च करते हैं, उस सारी अपनी एजुकेशन के अंदर हम कुछ खोजने की कोशिश करते हैं और कुछ नया उस सब्जेक्ट को हम देते हैं। रिसर्च अब करी किस चीज पे जाती है? रिसर्च करी जाती है आपके डेटा के ऊपर। ठीक है, डेटा के ऊपर आपकी रिसर्च करी जाती है। मतलब कुछ चीज तो चाहिए ना आपको जिसके ऊपर आप रिसर्च करोगे। तो बेसिकली ये होता है आपका डेटा। डेटा दो तरीके का होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। नाम से ही समझ में आ रहा है, प्राइमरी होता है आपका फर्स्ट हैंड डेटा, यानी कि जो कि आप डायरेक्टली रेफर करते हो किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट या फिर लोगो से। मान लो कि अगर जातीय जनगणना होती है भारत के अंदर, जिसके ऊपर काफी विवाद भी चल रहा है, तो आप देखते ही होंगे कि सरकारी एम्प्लॉयज या फिर वॉलेंटियर्स घर घर जाते हैं और लोगों की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली वो हो गया आपका प्राइमरी डेटा। और कुछ कंपनीज वगैरह भी होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर सैंपल साइज या एक अंदाजा लगा के, स्टैट्स वगैरह लगाकर पॉपुलेशन के बारे में डेटा रिलीज करती रहती है। तो वो हो गया आपका सेकेंडरी डेटा, यानी कि आपने किसी आर्टिकल, जर्नल, कोई एक प्राइमरी रिसर्च हो रखी है पहले से, उस चीज को आपने लिया और उससे उसको आगे बढ़ाने का आपने काम किया। तो ये हो गया आपके सेकेंडरी सोर्सेज। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी आपको बेसिकली मोटी मोटी भाषा में समझ आ गया होगा। इसके बाद आपकी एक टर्म आती है, एक टर्म आती है हमारी एनालिसिस। एनालिसिस किस तरीके से हम करते हैं? देखो, अब हमने डाटा तो बहुत सारे इकट्ठा कर ही लिया है, अब इस डेटा के ऊपर अब हमें कुछ एनालिसिस भी तो करना होगा। उसकी एक पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी होती है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। एनालिसिस करके हम तीन आउटकम्स तक पहुंच सकते हैं। यही तीन आउटकम्स होते हैं, या तो हम एक्जिस्टिंग डेटा जो कि हमने उठाया है उसको हम सपोर्ट कर सकते हैं, जो एक्जिस्टिंग थ्योरीज होती है उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर हम उनको अपोज कर सकते हैं। या तो सपोर्ट करोगे, अपोज करोगे, यही होता है हमारे पार्लियामेंट के अंदर भी। या फिर हम उसमें कोई एक नई चीज अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से या फिर हमारी थीसिस के हिसाब से, हमारे रिसर्च के हिसाब से हम उसमें ऐड कर सकते हैं, कोई एक हमारा नया कंट्रीब्यूशन उसमें हम दे सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से आपको ये चीज मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आपने एटॉमिक मॉडल्स तो पढ़े होंगे, है ना? आपने केमिस्ट्री के टाइम पे एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटॉमिक मॉडल्स आपने हर किसी ने थोड़े बहुत तो देखे होते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में वैसे तो केमिस्ट्री बहुत ही बेकार सब्जेक्ट है, इसमें हमें एक के बाद एक गलत चीजें पढ़ाते हैं और उसके बाद हमें फिर बताते हैं कि ये तो यार गलत था, अब ये चीज सही है। पर लेकिन ये देखो, ये एग्जांपल बहुत काम आने वाला है। जैसे कि मान लो जे जे थॉमसन ने 1897 के अंदर एक एटम का आइडिया दिया था कि एटम कैसा होता है, एक तरबूज की तरह होता है, ठीक है, एक वाटरमेलन की तरह होता है, जिसमें जो उसका रेड पार्ट होता है वो होते हैं पॉजिटिव चार्जेस, और जो ब्लैक जो सीड्स होते हैं वो होते हैं नेगेटिव चार्जेस। तो मतलब एक एटम उसने बताया था कि एक एटम जो होता है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज से फिल्ड अप होता है, और उसमें नेगेटिव चार्जेस जैसे एम्बेडेड होता है पुडिंग या फिर एक वाटरमेलन की तरह। अब उसके बाद क्या हुआ? रदरफोर्ड जी आए, उन्होंने कहा कि भैया हम इसको टेस्ट करते हैं, इनका कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट तो था नहीं, तो हम इसको टेस्ट करेंगे। तो अब इनके दिमाग में क्या था कि भैया एटम जैसा कि इन्होंने बताया था, तो ये एक तरीके के वाटरमेलन जैसा होता है, और इसमें काफी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है और थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होता है। पर लेकिन जो इन्होंने टेस्ट करा उसमें इन्होंने पाया कि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सेंटर में
कंसेंट्रेटेड होता है और नेगेटिव चार्ज उसके आसपास होता है, और मोस्ट ऑफ द स्पेस जो एक एटम के अंदर होती है वो खाली होती है। मतलब वाटरमेलन जैसा तो ये बिल्कुल नहीं लगता। तो इन्होंने जे थॉमसन की इस थ्योरी को अपोज किया इसमें, ठीक है। फिर ये कुछ चीजें नहीं इसमें जस्टिफाई कर पाए, जैसे कि मैंने आपको बताया केमिस्ट्री में हमेशा होता ही ऐसा है। तो नील बोर जी प्रकट हुए रदरफोर्ड जी के मॉडल को चैलेंज करने के लिए, और इन्होंने बताया, इनकी थ्योरी में ऐड करा कि जब भाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के आसपास एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, तो इन्होंने एक नई चीज उस रिसर्च के अंदर ऐड करी। तो ऐसे आप अपोज करते हो या फिर ऐड करते हो। अब आपके इस पेपर में रिसर्च तो हम थोड़ा बहुत समझ गए हैं कि रिसर्च का मतलब होता है कोई नई चीज को ऐड करना जो हमारी एग्जिस्टिंग एजुकेशन है या फिर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, इसका मतलब रिसर्च का मतलब होता है ये। अब बेसिकली मेथोडोलॉजी क्या होती है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आपने आज एक चीज पढ़ी, आपने उसके बारे में सोचा और कल को आप पहुंच गए अपना रिसर्च पेपर लेके कि भैया ये तो मेरी रिसर्च है और आज से मैं डॉक्टर कहलाऊंगा, ठीक है। इतना आसान होता तो मतलब हर कोई डॉक्टर बन जाता। पर लेकिन इसके लिए ना आपको एक मेथोडोलॉजी को फॉलो करना होता है। 9 स्टेप्स होते हैं इसमें बेसिकली। क्या क्या वो स्टेप्स होते हैं एक एक करके अभी देखेंगे। और साथ में एक मतलब इसमें अप्रोचेज होती है कि आपको एकदम अनबायस्ड तरीके से चीजों को देखना है, क्योंकि देखिए हम सब एक ह्यूमन बीइंग है और हम किसी ना किसी बायसेस से डिराइव्ड होते हैं। कैसे, मतलब हम एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, हम एक पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हैं। मान लो मैं अगर कंट्री साइड में रहता हूँ तो मेरे को वो रूरल की चीजें इतनी अच्छे से नहीं समझ में आएंगी, या फिर मैं पर्टिकुलरली हिंदू हूँ तो मेरे को दूसरे धर्म की चीजें इतनी अच्छे से समझ में नहीं आएंगी और मैं उसको एक बायस नेचर से देखूंगा। तो रिसर्च करते टाइम हमें ये सारे लेंसेज को हटाना होता है, एक पर्टिकुलर अप्रोच से अनबायस्ड तरीके से चीजों को देखना होता है और फिर एक प्रैक्टिकल कंक्लूजन के ऊपर हमको आना होता है। तो ये होता है हमारा रिसर्च और इसकी मेथोडोलॉजी, जिससे कि हम एक प्रैक्टिकल कंक्लूजन पे आ पाए और एक मतलब उसे एक नई चीज ऐड ऑन हो रही हो, ठीक है। मतलब ऐसे ही आपको डॉक्टर ना बना दिया जाए। तो अब बेसिकली 9 स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो होता है यार आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा। मान लो आप अगर लिटरेचर के स्टूडेंट हो, आप एक नॉवल को पढ़ रहे हो, उसमें आपको एक की आइडिया दिखा, आपने देखा उस गैप को देखा या फिर एक पर्टिकुलर आइडिया को देखा और आपको लगा कि इसको एड्रेस करने की जरूरत है, इसके ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है, और आपने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया। अब वैसे अगर आप सच में रिसर्च करना चाह रहे हो इस पेपर से अलग, मतलब इसको पास नहीं करना चाह रहे बस, तो ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो तो उस पर्टिकुलर सोर्स को विद पेज नंबर एंड ऑथर विद पब्लिकेशन नोट डाउन कर लो। ये बाद में आपको बिब्लियोग्राफी फॉर्मुलेट करने में काफी ज्यादा काम आने वाली है। बिब्लियोग्राफी क्या होती है अभी नीचे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको रिव्यू करना होता है अवेलेबल लिटरेचर का। अब देखो भाई, आपने ये जो आइडिया या कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करा है, ठीक है, हो सकता है इसमें पहले ही रिसर्च हो चुकी हो। अब सरकार अपने रिसोर्सेज या फिर अपने पैसे को ऐसी रिसर्च के ऊपर तो वेस्ट नहीं करेगी ना जिसपे पहले से रिसर्च हो चुकी है। तो आपको इसमें सारे लिटरेचर्स जितने भी रिसर्च पेपर्स होते हैं, इसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग लिटरेचर्स होते हैं, उन सब चीजों को आपको इसमें रिव्यू करना रहता है, ठीक है। तो वो रिव्यू आप कैसे करते हो, धीरे धीरे पढ़ते हो और उसमें देखते हो कि आपका आइडिया उसमें एक्सप्लोर किया गया है या आप इसमें क्या चीज नहीं ऐड ऑन कर सकते हो। फिर आप इसमें अपनी एक प्रॉब्लम बनाते हो, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन होती है। इस प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में बेसिकली क्या होता है कि आप उसको एक स्ट्रक्चर देते हो अपनी प्रॉब्लम को। फॉर से अगर मैं फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर एक्सप्लोर कर रहा हूं तो मैं उसमें कैसे कर रहा हूं और मैं एक एड ऑन कैसे कर रहा हूं, मैं एक नया फेमिनिज्म का फ्रेमवर्क देना चाह रहा हूं या फिर उसके एग्जिस्टिंग आइडियाज को, उस पर्टिकुलर ऑथर की थ्योरीज को, उसकी मेंटल स्टेट को या उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिटरेचर में फेमिनिज्म को, क्योंकि हमें पता है लिटरेचर देखो समाज का दर्पण होता है, मतलब दर्पण इन द सेंस मिरर होता है। तो हम उस प्रेजेंट सोसाइटी को समझना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम उसमें एक प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं जो कि हमारे की आइडिया को डिलीवर करती है। मेथोडोलॉजी को डिसाइड करते हैं, क्वालिटेटिव रखनी है क्वांटिटेटिव रखनी है, मतलब कि हमें डेटास के ऊपर ज्यादा वर्क करना है या फिर हमें क्वालिटी चीजों के ऊपर ज्यादा वर्क करना है, एनालिसिस ज्यादा करना है, ठीक है। फिर हम एक रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं जो कि यहाँ पर अभी हमको 30 नंबर के लिए लिखना भी है। वो कैसे लिखना है मिनट्स के अंदर, वो भी मैं आपको अभी जल्दी से बताऊंगा। रिसर्च प्रपोजल में बेसिकली कुछ आपके पार्ट्स होते हैं और आप एक कमिटी ऑफ द बोर्ड मेंबर्स, यानी कि अभी फिलहाल के लिए आपके बोर्ड मेंबर्स होंगे आपके क्लासमेट्स और आपके प्रोफेसर, उनके सामने अपने इस रिसर्च प्रपोजल को प्रेजेंट करते हो फॉर्मली। जैसे कि आपने मान लो शार्क टैंक देखा होगा, शार्क टैंक के अंदर क्या होता है, बहुत सारे स्टार्टअप ओनर्स आते हैं और जो हमारे शार्क्स बैठे होते हैं उनको वो अपना आइडिया प्रेजेंट करते हैं। तो वैसे ही कुछ आपको अपनी रिसर्च के बारे में प्रेजेंट करना है कि भैया मैं इसमें ये करने वाला हूँ और इतने टाइम में करने वाला हूँ। उसमें आप सारी चीजें बताएंगे कि मैं ये पर्टिकुलर टेक्स्ट को एनालाइज करूंगा, यहाँ से मैं डेटा उठाऊंगा, उसके ऊपर मैं इस तरीके से एनालिसिस करूंगा और उसके बाद मैं ये कंक्लूजन तक पहुंचना चाह रहा हूं या जिस भी कंक्लूजन तक हम पहुंचेंगे हम उसे ये एड ऑन कर सकते हैं। तो फिर वो अगर आपका आइडिया सामने वाले को इंटरेस्टिंग लगता है, बोर्ड मेंबर्स को इंटरेस्टिंग लगता है, तो उसमें आपको जहां पर ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल जाएंगे और वहां पर मतलब ओरिजिनल में जब आप रिसर्च करने जाओगे आपका आइडिया एक्सेप्ट हो जाएगा और बल्ले बल्ले आप रिसर्च करनी अपनी उसमें स्टार्ट कर सकते हो और कई साल अपने उसमें खराब कर सकते हो या इन्वेस्ट कर सकते हो कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए, ठीक है। फिर आपको टूल्स देखने होते हैं डेटा कलेक्शन के लिए। फॉर से अब आपने मान तो लिया कि यार मेरे को 1 करोड़ लोगों के ऊपर एनालिसिस करना है उनकी थ्योरीज के ऊपर। मान लो कि इंस्टाग्राम से शॉर्ट शॉर्ट रील्स देखकर लोगों का
कंसेंट्रेशन स्पैन घट रहा है। जैसे कि मान लो आप में से भी कई लोग अभी इसमें 12 मिनट की वीडियो में स्किप मार के चले हुए होंगे, है ना। तो वो कंसेंट्रेशन टाइम पीरियड घट रहा है, तो उस चीज के ऊपर एनालिसिस करना है। मेरे को 1 करोड़ लोगों के पास जाना है, उसमें मैं क्या अप्रोच रखूंगा, मैं ऑनलाइन फॉर्म्स निकालूंगा, डेटा कैसे कलेक्ट करूंगा, मैं उन तक वन बाय वन जाके उनसे बात करना प्रेफर करूंगा, या मैं कुछ लोगों से बात करूंगा, कुछ ऑनलाइन सर्वे का डेटा यूज करूंगा, कुछ एग्जिस्टिंग डेटा यूज करूंगा। तो वो चीज आपको करनी है। इसमें कलेक्शन ऑफ डेटा, इसमें आपके प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टाइप के डेटा आप कलेक्ट करोगे। उस डेटा पे आप अपना एनालिसिस करोगे, जो भी आपने सोचा था उस बारे में एनालाइज करोगे, उस तरीके से देखोगे कि मतलब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, मान लो आपने 1 करोड़ के सैंपल साइज का डेटा इकट्ठा कर लिया। अब आप उसमें एनालाइज करोगे कि मैं सोच रहा था यार इसमें कंसंट्रेशन टाइम घट रहा है, पर लेकिन यार ये तो एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीका है। इंस्टाग्राम की रील से हम बहुत ज्यादा एजुकेटिंग कंटेंट या करंट अफेयर्स को बहुत फास्ट पेस से लोगों को बता सकते हैं, है ना। मतलब कि कोई बंदा मेट्रो में जा रहा है, 1.5 घंटा अगर वो रील स्क्रॉल करके, जैसे इन शॉर्ट्स आपका एक ऐप भी होता है, देखकर अगर अपने करंट अफेयर्स को अपडेट कर सकता है। न्यूज़पेपर पढ़ने का देखो किसी के पास टाइम नहीं होता, और दिल्ली की मेट्रो या मुंबई में लोकल रेल इतनी ज्यादा क्राउडेड है, उसमें कोई न्यूज़पेपर पढ़ भी नहीं सकता। तो अगर वो ऐसे शॉर्ट्स देखकर अपनी करंट अफेयर्स को अपडेट कर रहा है, तो ये एक प्रोडक्टिव अप्रोच भी है। तो आप इसमें कुछ नई चीज ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो आपने उस चीज को एनालाइज करा, अपने हाइपोथेसिस को या फिर रिसर्च क्वेश्चन को उसमें फुलफिल करा, और एंड में अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट लिख दी कि भैया मैंने अब 1 डेढ़ साल इसमें ये मेहनत करी है, मैंने यहाँ से ये डेटा कलेक्ट करा, उसको मैंने इस तरीके से एनालाइज करा, इन पैरामीटर्स पे मैंने उसको देखा, और मेरा कंक्लूजन ये है, मैं इसमें ये चीज ऐड कर रहा हूँ, या इस तरीके से मैं इस पर्टिकुलर डेटा को सपोर्ट कर रहा हूँ या फिर अपोज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज होती है आपकी रिसर्च रिपोर्ट के अंदर। ये तो हो गई आपकी मेथोडोलॉजी। ये 9 स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। अब देखो आपका प्रोफेसर अगर आपसे पूछे कि रिसर्च क्या होती है, मेथोडोलॉजी क्या होती है, क्या क्या 9 स्टेप्स होते हैं, और कैसे आपने अपना रिसर्च प्रपोजल लिखा, तो आप उसको ये तो जाके कहना मत कि हमने 100% इंग्लिश चैनल से देख के लिखा, पर लेकिन आप उसे बताना कि सर मैंने पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, फिर मैंने अवेलेबल लिटरेचर रिसोर्सेज को रिव्यू करा, एक प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करा, अपनी मेथोडोलॉजी डिसाइड, एक प्रपोजल लिखा जिसको कि मैं अभी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, आपके सामने ही रखा हुआ है, ठीक है। और साथ में फिर मैंने कुछ डेटा को कलेक्ट करा, उसको एनालाइज करा, और एक रिसर्च रिपोर्ट लिखी जो कि मैं आपको आगे चल के सबमिट करने वाला हूँ, और आप मेरे को उस पर नंबर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको उन्हें बताना है कि हमने रिसर्च को इस मेथोडोलॉजी से करा, और आगे चल के अगर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं तो आपको इसी मेथोडोलॉजी से रिसर्च को करना रहेगा। अब बेसिकली देख लेते हैं हमारा जो रिसर्च प्रपोजल रहेगा उसमें हमारी जनरल फॉर्मेटिंग क्या रहेगी। डीयू डिमांड कर रहे हैं कि आप एमएलए 9th एडिशन स्टाइल का यूज करो। एमएलए का मतलब होता है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, एक टाइप की एसोसिएशन है जिसने कि कुछ पैरामीटर्स अपने बनाए हुए हैं कि भैया आप अगर इस तरीके से लिखोगे तो हमें लगता है कि हमारे जो बोर्ड मेंबर्स है उनको वो पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो 9th एडिशन स्टाइल को हमें इसमें फॉलो करना है। जनरल फॉर्मेटिंग थोड़ी सी उसकी देख लेते हैं। फॉन्ट क्या रखना है। फॉन्ट होता है, देखो जी, आप जैसे कर्सिव राइटिंग में लिखते हो या फिर कैलीग्राफी होती है, ठीक है, कैम्ब्रिया होता है, कैलिब्री होता है, वैसे आपको इसमें टाइम्स न्यू रोमन को फॉन्ट रखना है। और फॉन्ट अपने टेक्स्ट का साइज क्या रखना है, 12 पॉइंट्स रखना है, ठीक है। अभी फॉन्ट कैसे आपको चेंज करना है गूगल डॉक्स में, ये स्क्रीनशॉट में आप देख ही सकते होंगे, ठीक है। और टेक्स्ट साइज को कैसे चेंज करना है, यहां से आप जाकर चेंज कर सकते हो। लाइन स्पेसिंग की बात करें, लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है 2 लाइंस के बीच में स्पेसिंग, वो इसमें आपको डबल करनी है। ये जो स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी विजिबल है, ये देख लो इसमें लाइन स्पेसिंग चेंज कैसे होती है। मार्जिन का मतलब है कि पेज के साइड में मार्जिन, आप देखो भैया ऐसी बात है कि पेड़ बहुत ज्यादा कट रहे हैं और रिसर्च विचर्च सब भाड़ में चली जाएगी अगर पर्यावरण को नहीं बचाओगे। तो इसमें एमएलए वाले कहते हैं कि मार्जिन को तुम मिनिमल रखो, 1 इंच ईच साइड कर दो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, पेपर की भी बचत होगी और रीडेबल भी वो चीजें ज्यादा होंगी, ठीक है। तो मार्जिन को हमें साइड में 1 इंच कर देना है। ये स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं, गूगल डॉक्स में आपको मार्जिन को चेंज कैसे करना है। इंडेंटेशन होती है भैया जो आपका टैब होता है। टैब का वैसे हम यूज तो वैसे टैब्स को चेंज करने में करते हैं या फिर स्क्रीन को चेंज करने में करते हैं, ठीक है। जैसे हम पिक्चर देख रहे होते हैं या ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, साथ में टैब दबाते हैं हम, तो स्क्रीन हमारी चेंज हो जाती है। तो उस चीज के लिए अभी अब तक हम टैब का यूज कर रहे हैं, पर टैब का यूज हमें यहाँ पर इंडेंटेशन के लिए करना है। हमको हर एक पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को 1/2 इंच से इंडेंट कर देना है, ठीक है। या तो आप इसे टैब दबा के कर सकते हो, या फिर गूगल डॉक्स में एक ऑप्शन होता है अलाइन एंड इंडेंट का, उसमें वैसे आपको सेंटीमीटर में वैल्यू एडिट करनी होती है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे 0.5 इंचेस करना है, तो आप 1.27 सेंटीमीटर इंडेंट करेंगे अपनी फर्स्ट लाइन को हर एक पैराग्राफ की, जैसे कि यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ में दिख रहा है। पेज नंबर, अब पेज नंबर वैसे तो आपको प्रपोजल में इंक्लूड नहीं करने होते, पेज नंबर आपको अपने पेपर में इंक्लूड करने होते हैं। कैसे करने होते हैं, जब पेपर लिख रहे होंगे उसी टाइम पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फ्रंट पेज आपका कैसा दिखता है प्रपोजल का, कुछ इस तरीके का आपका फ्रंट पेज दिखता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिसर्च प्रपोजल ऑफ द पेपर एंटाइटल्ड। फिर आपको अपना टॉपिक लिखना होता है, ब्रैकेट में मत लिखना, मैंने बहुत बच्चों को हेल्प करी है, वो ब्रैकेट में टॉपिक लिख देते हैं, ब्रैकेट में अपना नाम लिख देते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सबमिटेड बाय अपना नेम लिखना है, एग्जामिनेशन रोल नंबर लिख दो या फिर अपना कॉलेज रोल नंबर लिख दो, 3rd ईयर के आप स्टूडेंट हो, ठीक है, कुछ ज्यादा अभी तक आपने तीर मारे नहीं है। अपना यहाँ पर डिपार्टमेंट लिख दो, अंडर सुपरविजन ऑफ उस प्रोफेसर का नाम लिखना जो कि आपको नंबर देने वाला है, वो थोड़ा सा खुश हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर डीयू के प्रोफेसर जो होते हैं वो मतलब एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं और एग्जिस्टिंग रिसर्चर्स होते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर
रिसर्च बंदे मतलब किसी एक पर्टिकुलर डॉक्टरेट के साथ अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं, तो आप उनका नाम डालोगे, वो बड़े मतलब अपने आपको प्राउड फील करेंगे और अच्छे अच्छे नंबर आपको दे देंगे। उसकी डेजिग्नेशन डालोगे, कॉलेज का नाम डालोगे, कॉलेज का लोगो डाल देना है यहाँ पर 2x2 के साइज में। उसके नीचे कॉलेज का नाम, जैसे कि यहाँ लिखा है एबीसी कॉलेज ऑफ डीयू, और ये होगा तो दिल्ली में, और नीचे आपको मंथ लिख देना है इन और कॉमा डाल के ईयर लिख देना है। ये फ्रंट पेज आपको बनाना है सिर्फ प्रपोजल में, ठीक है। पेपर में ऐसा फ्रंट पेज नहीं होता। पेपर में क्या करना है अभी मैं आपको बता देता हूं। अब ये तो हो गई बेसिक फॉर्मेटिंग की बात और हमारे फ्रंट पेज की बात, ठीक है। अब प्रपोजल के अंदर और भी चीज होती है, जैसे आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को ले रहे हो तो आप उसमें रेफरेंसेस दोगे, आप उसमें साइटेशंस दोगे। वो कैसे करनी है हमें? इनटेक्स्ट साइटेशंस होती है कुछ एमएलए स्टाइल में। इनटेक्स्ट साइटेशन का मतलब ये होता है कि भैया मैं पैराग्राफ लिख रहा था और एकदम से मेरे को लगा कि यार इस पर्टिकुलर लाइन को मेरे को कोट कर देना चाहिए, और मैंने वो लाइन लिख दी। अब कोट कर दिया है तो भैया उसे क्रेडिट भी देना पड़ेगा, ठीक है। क्रेडिट तो हर किसी को चाहिए, आज की तारीख में तो कुछ ज्यादा ही चाहिए। तो इनटेक्स्ट में क्या लिखोगे आप? जैसे आपने मान लो कोट्स के अंदर वो पर्टिकुलर लाइन लिख दी, सपोजिंगली ये है वो लाइन, गॉड हेल्प दोज हु स्टडीज फ्रॉम 100% इंग्लिश, ठीक है। तो अब इसमें ब्रैकेट में करके आप कैसे उसे दोगे? अब इस लाइन का जो ऑथर है वो तो मन्नू गर्गी है, ठीक है, क्योंकि मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं और मैंने ऐसे अपने दिमाग से एक लाइन बना दी। इनटेक्स्ट में क्या करोगे आप? मेरा लास्ट नेम आप इंक्लूड करोगे, यानी कि जो कि है गर्ग या फिर अग्रवाल जो भी है, ठीक है। लास्ट नेम आप इंक्लूड करोगे और फिर ब्रैकेट और उसके साइड में पेज नंबर इंक्लूड कर दोगे। फॉर से अगर ये लाइन मैंने अपनी किसी पर्टिकुलर बुक में इस्तेमाल करी होती 101 नंबर पेज पे, तो आपको साइड करना होता है लाइन आप कोट्स के अंदर लिखते हैं और ब्रैकेट में आप मेरा लास्ट नेम और साथ में पेज नंबर 101 इंक्लूड कर देते। अब एक थोड़ा सा फॉर्मल ऑथर का भी देख लेते हैं। मान लो एलिस वॉकर की पेज नंबर 45 से आप कोई लाइन कोट कर रहे हो, तो आप वॉकर 45 ब्रैकेट में लिख दोगे उस पर्टिकुलर लाइन के बाद। अब देखो कई बुक्स ऐसी भी होती हैं जिसको एक या एक से ज्यादा मतलब ऑथर लिख देते हैं, ठीक है। तो उस चीज में आपको उन दोनों ऑथर्स के लास्ट नेम को लिखना और साइड में फिर पेज नंबर लिख देना। वर्क साइटेड कैसे लिखने हैं? वर्क साइटेड का मतलब ये होता है कि मतलब बेसिकली आपके रेफरेंसेस टाइप के होते हैं कि आपने इन रेफरेंसेस को लिया। कुछ आपके प्राइमरी रेफरेंसेस होते हैं जिसमें कि आप बुक्स वगैरह कोट करते हैं। आपने इस पर्टिकुलर ऑथर के रिसर्च पेपर, इस पर्टिकुलर क्रिटिक के रिसर्च को आपने यूज करा, वो इस पर्टिकुलर जर्नल में प्रिंट हुई थी, तो उन सब की आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। नहीं तो आपके पेपर में प्लेगरिज्म आ जाता है और आपको एक तरीके का चोर घोषित कर दिया जाता है कि ये बंदा भाई खुद तो रिसर्च कुछ कर नहीं सकता है और दूसरे की रिसर्च चुरा कर ले आए। तो आपको इन चीजों को साइड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमएलए हमको कहता है कि भैया अगर एक ऑथर ने एक बुक लिखी है तो आपको उसको कैसे साइड करना है? सबसे पहले आपको उसका लास्ट नेम लिखना है, फिर आपको उसका फर्स्ट नेम लिखना है, फिर टाइटल ऑफ द बुक लिखना है, वो भी इटैलिक्स में, फिर आपको पब्लिशर और ईयर का नाम लिखना है। फॉर से आरडी शर्मा तो आपने सुनी होगी, बहुत मोटी सी किताब होती है जिसमें कि मैथ्स की दुनिया भर की प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली आरडी शर्मा को अगर हम कोट कर रहे हैं, उनकी हमने कोई मैथ्स की प्रॉब्लम उठा के अपने रिसर्च पेपर में डाल दी, ऐसा करना मत, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है वो। तो उनको हम कोट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? इनका लास्ट नेम उठाएंगे शर्मा, फिर फर्स्ट नेम उठाएंगे आरडी, और फिर फुल स्टॉप लगा के टाइटल ऑफ द बुक प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिक्स, या फिर अगर हम एचसी वर्मा को कोट कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, ऐसे इटैलिक्स में करके लिख देंगे। पब्लिशर कौन होता है? धनपत राय पब्लिकेशन होता है। और छपती तो यार देखो ये हर साल है, हर साल इसमें कुछ ना कुछ 100-150 क्वेश्चन की आईडी कर देते हैं, है ना। तो हर साल छपती जो पब्लिशिंग ईयर होगा उस पर्टिकुलर एडिशन का, मान लो 2019 वाली हम रेफर कर रहे हैं तो वो हम ईयर डाल देंगे। अब मान लो दो ऑथर्स ने बुक लिखी है आरडी शर्मा के साथ, यहाँ पर कोई और भी ऑथर आ गए, सपोज कर लो मनु गर्गी आ गए, तो हमें पहले ऑथर का लास्ट नेम, फिर फर्स्ट नेम, फिर दूसरे ऑथर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना होता है, ठीक है। मैं अपने आप को यहाँ सेकेंडरी ऑथर एज कंसीडर कर रहा हूँ। तो पहले ऑथर का फर्स्ट नेम हो गया शर्मा कॉमा आरडी, एंड दूसरा ऑथर हो गया मनु गर्ग, फिर टाइटल ऑफ द बुक हो गई प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिक्स, पब्लिशर अभी भी धनपत राय है, क्योंकि आरडी शर्मा जी की धनपत राय से कुछ ज्यादा ही बातचीत अच्छी है, तभी तो इतने सारे पेज की वो बुक छाप देता है। और ईयर मान लो 2021 वाली को हम ले रहे थे। अब किसी मान लो पर्टिकुलर चैप्टर को आपने एक एडिटेड बुक के अंदर कोट करा है, तो उसमें कैसे करोगे आप? लास्ट नेम फर्स्ट नेम टाइटल ऑफ द चैप्टर को कोट्स में डालोगे, फुल स्टॉप डालोगे, ठीक है। लास्ट नेम फर्स्ट नेम फुल स्टॉप, टाइटल ऑफ द चैप्टर को कोट्स में डालोगे, फिर फुल स्टॉप डालोगे, फिर टाइटल ऑफ द बुक लिखोगे, ठीक है। एडिटेड बाय एडिटर का नाम लिखोगे, पब्लिशर, फिर ईयर कॉमा पीपी, पीपी मतलब पेज नंबर होता है, स्मॉल में पीपी डॉट, फिर पेज नंबर डालोगे। जैसे कि मान लो समिता आर्नी ने एक बुक लिखी थी सीता री इमेजिनिंग रामायणा, ठीक है। तो उसमें एक चैप्टर था सीता सॉन्ग, तो उसको हम कैसे कोट करेंगे? आर्नी कॉमा संहिता, इनका फर्स्ट नेम आ गया, कॉमा कोट्स के अंदर आपका आ गया सीता सॉन्ग फुल स्टॉप, फिर इटैलिक्स में बुक का नाम आ गया री इमेजिनिंग रामायणा, एडिटेड बाय देवदत्त पटनायक, देवदत्त पटनायक ने एडिट करी थी। उसके बाद पेंगुइन पब्लिशर्स ने ये 2021 में छापी थी, तो पेंगुइन कॉमा 2021 कॉमा पीपी 54 से लेकर 69, यानी कि 54 से लेकर 69 पेज तक ये हम यहाँ पर कोट कर रहे हैं। अब जनरल आर्टिकल क्या होता है? देखो यार,
जैसे आप रिसर्च वगैरह करते हो तो आपके पेपर को कहीं छपना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जब आपका पेपर कहीं छप जाएगा और या फिर आप भी कोई एग्जिस्टिंग छपे हुए पेपर का यूज कर रहे हो किसी पर्टिकुलर जर्नल में, तो उन्हें भी आपको कोट करना होता है। वो आप कैसे करते हो? जैसे मान लो मनु गर्ग ने एक पेपर लिखा एजुकेशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, और वो छप गया हमारा टाइम्स न्यू मैगजीन के अंदर। उसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम था 49, नंबर था 5, ईयर 2025 में छपा मान लो, और पेज नंबर 101 से 104 में वो छपा। तो कैसे आप इसको कोट करोगे? लास्ट नेम आ गया गर्ग, फिर आ गया मन्नू, टाइटल ऑफ द आर्टिकल एजुकेशन सिस्टम इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, जर्नल का टाइटल हो गया टाइम्स न्यू, वॉल्यूम हो गया इसका 49, नंबर हो गया 5, ईयर हो गया 2025, और पेज नंबर क्या था हमारा 101 से 104। तो ये हमारा हो गया जर्नल के अंदर अगर आपका आर्टिकल छपता है और या फिर आप उसे कोट कर रहे हो, कोई एक पर्टिकुलर जर्नल के अंदर आर्टिकल छपे हुए को आप कोट कर रहे हो, तो आप उसको इस तरीके से लिखते हो, इस तरीके से उसे कोट करते हो। जर्नल का नाम यहाँ पर इटैलिक्स में रहता है, जैसे कि बुक के टाइटल का नाम इटैलिक्स में था। एक चीज होती है आपकी वेबलियोग्राफी। मतलब देखो यार, अब इंटरनेट का एज है और ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ जर्नल्स को ही रेफर कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर वेबसाइट या उसपे छपे हुए आर्टिकल्स को भी रेफर कर सकते हैं। तो उसमें आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंक यूआरएल प्रोवाइड करना होता है। उसको आप कैसे कोट कर सकते हो? एक सैंपल देख लेते हैं जिस बंदे ने वो चीज लिखी है। पटनायक कॉमा देवदत्त सीता साइलेंट स्ट्रेंथ, वेब पेज का टाइटल आ गया, फिर वेबसाइट का नाम आ गया, देवदत्त अपनी नाम पे इन्होंने वेबसाइट बना रखी है। किस टाइम पे इन्होंने पब्लिश किया था? 5 मई 2020 को इन्होंने पब्लिश किया था। देखो वेबसाइट पे चीज होती है तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती है, ठीक है। अब लास्ट टाइम अपडेटेड उसमें लिखा हुआ आता है, और कॉमा करके उसका यूआरएल डाल दो, जिसको कि क्लिक करके कोई भी आपका बोर्ड मेंबर या फिर जो भी आपका रिसर्च प्रपोजल पढ़ रहा है या पेपर पढ़ रहा है वो वहां तक पहुंच जाए। तो ये बेसिकली आपके कॉमन साइटेशन फॉर्मूलाज होते हैं। देखो यार, ये आपसे कोई ज्यादा तो पूछने वाला नहीं है। बाकी और पेपर्स का मेरे को पता नहीं, कुछ पेपर्स ऐसे भी हैं जिसमें एंड सेम एग्जाम होगा तो उसमें ये आपसे पूछे भी जाएंगे। किस फॉर्म में पूछे जाएंगे? आपको एमसीक्यू फॉर्म में आ सकते हैं कि मान लो आपको 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें किसी में इटैलिक्स नहीं किया, किसी में कोई कॉमा नहीं लगाया, या जो पीपी होता है इसको कैपिटल में लिख दिया, तो आपको पूछेगा कि भाई सही एमएलए 9 डेफिनेशन कौन सा है इसमें। तो इस तरीके से आपको इसमें क्वेश्चन एंड सेम में आ सकते हैं, तो आप उस चीज के लिए याद कर सकते हो। बाकी जिनका एंड सेम एग्जाम नहीं है वो तो देखो बस। और जब आप अपना पेपर लिख रहे हो तो इस वीडियो को इस पार्ट को दोबारा रेफर कर लेना और अपने साइटेशन लिख देना। वैसे उसका भी एक आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। अब प्रपोजल के अंदर आपके क्या क्या की टाइटल्स आते हैं और उसमें आपको क्या क्या लिखना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप एब्स्ट्रैक्ट के साथ स्टार्ट करते हो। जो हेडिंग होती है ये भी मैं आपको बता दूं, हेडिंग भी आपके टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में 12 पॉइंट्स के साइज पे ही रहती है, लेफ्ट अलाइन रहती है। पूरा पेपर आपका जस्टिफाइड फॉर्मेट में रहता है। जस्टिफाइड मतलब होता है एक लाइन के अंदर बराबर वर्ड्स और दोनों साइड से मार्जिन आपको एकदम बराबर दिखते हैं उसमें, ठीक है। तो हेडिंग आपकी लेफ्ट साइड अलाइन रहती है, 12 के फॉन्ट में बोल्ड रहती है मेन हेडिंग। उसके नीचे अगर आप कोई सब हेडिंग यूज करते हो तो वो अनबोल्ड हो जाती है। उसके नीचे अगर आप कोई थर्ड H3 अपनी हेडिंग नंबर 3 यूज करते हो, उसके अंदर समझ रहे हो ना आप, हेडिंग 1 हो गई आपकी मेन हेडिंग जो कि बोल्ड 12 के फॉन्ट में टाइम्स न्यू रोमन में रहती है। अब मान लो उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में आप एक सब हेडिंग लेकर आ गए तो वो बस अनबोल्ड हो जाएगी। अब उस सब हेडिंग की भी एक सब हेडिंग लेकर आ गए तो वो इटैलिक्स में हो जाएगी, ठीक है। और उससे ज्यादा सब हेडिंग्स आप ले जा रहे हो तो आपका पेपर बहुत ज्यादा मतलब बेकार से साउंड करता है। तो वैसे 3 साइड ही होती है, ठीक है। मेन तो यही रहेगा, अभी आपको शायद सब हेडिंग की भी जरूरत ना पड़े इसमें। तो एब्स्ट्रैक्ट में आप बेसिकली ये लिखते हो कि ये आपका आइडिया डेवलप कैसे हुआ है। छोटा सा एक 100 से 150 वर्ड का आप इसमें पैराग्राफ लिख सकते हो। कीवर्ड्स ऐसे कुछ होते हैं, जैसे मान लो आप फेमिनिज्म एक्सप्लोर कर रहे हो, रामायण में कर रहे हो, तो इसमें सीता, रामायण, फेमिनिज्म, शूर्पणखा, ये सब आपके कीवर्ड्स हो जाएंगे। फिर आपका आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपकी आइडिया डिस्कस करते हो कि भैया फेमिनिज्म पहले क्या था, कहाँ से आइडिया डेवलप हुआ, मैं इसमें ये टेक्स्ट हमारे अवेलेबल हैं, ट्रेडिशनली ये टेक्स्ट है और मैं इसको ऐसे एनालाइज कर रहा हूँ। फिर आप लिटरेचर रिव्यू करते हो। लिटरेचर रिव्यू में आप अपने प्राइमरी टेक्स्ट को कोट करते हो, ठीक है, कि मैं ये पर्टिकुलर 4 बुक्स मान लो मैंने उठा ली, इनको मैं पढ़ूंगा, ठीक है, और इनमें की आइडिया ये अब तक मैंने इसमें ये पढ़ा है। साथ में इन बुक्स पे ये रिसर्च पर्टिकुलरली हो चुकी है। मतलब 4 बुक आप उठा लो अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो, और 4 आप कोई भी पेपर उठा लो वो आप लिटरेचर में लिख दोगे, बहुत है, मोर देन एनफ है। फिर प्लान ऑफ स्टडी आप इसमें बताते हो कि वैसे तो अभी आपको ये 15 से 20 दिन के अंदर ही लिखना है, पर लेकिन आप इसमें कुछ ऐसा बता सकते हो कि भाई पहले 4 महीने में मैं ये बुक्स को पूरी तरीके से एनालाइज करूंगा, फिर अगले 4 महीने में मैं और रेफरेंसेस मटेरियल्स को देखूंगा, दोनों को फिर अगले 4 महीने में कंबाइन करूंगा, फिर उससे अगले 4 महीने में अपना एनालिसिस बनाऊंगा, एक नया फ्रेमवर्क तैयार करूंगा, और टोटल ऐसे 12 महीने के अंदर मैं अपना ये रिसर्च पेपर सबमिट कर दूंगा। ऑब्जेक्टिव्स आप बताते हो कि इस पर्टिकुलर रिसर्च से मैं करना क्या चाह रहा हूँ, करना क्या चाहता हूँ, कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहता हूँ कि भैया अगर मैं फेमिनिज्म के आइडिया को एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो अभी जो एग्जिस्टिंग आइडिया है ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई कोई नया आइडिया है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये फेमिनिज्म का आइडिया बिल्कुल बेकार है, या फिर मैं चाहता हूँ कि ये आइडिया है हम इसको और अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं, या ये आइडिया को ही मैं पूरा नल एंड वॉइड करना चाहता हूँ, बिल्कुल बेकार बताना चाहता हूँ। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है।
कि मैं इसमें बेसिकली एक्सप्लोर क्या करना चाहता हूँ, रिसर्च क्या करना चाहता हूँ। फिर आते हैं आपके रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस। देखो अभी स्क्रीनशॉट लेना बंद कर दो, एंड में जब मैं ये सारे टाइटल्स बता दूंगा एक जगह लिख के दे दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी के लिए समझ लो कि लिखना क्या आपके अंदर। रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस क्या होते हैं, बेसिकली रिसर्च क्वेश्चंस आपके होते हैं कि आप क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हो रिसर्च के दौरान। जैसे कि हाउ डिड एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशंस व्यू हॉस्टेलिक एजुकेशन। तो एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन एजुकेशन के ऊपर आप एक रिसर्च कर रहे हो, उनको कैसे व्यू करते हैं, हमारी वैदिक एज कैसे व्यू करती है, नालंदा तक्षशिला की यूनिवर्सिटीज में क्या होता था, हम कैसे उस चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हिंदू माइथोलॉजी यानी ऋग वेदा वेदास जो है हमारे, वो कैसे हमारी एजुकेशन को एक्सप्लोर करते हैं। फीमेल्स को कास्ट सिस्टम कितना ज्यादा था हमारी एजुकेशन के अंदर, तो वो चीज हमारी रिसर्च क्वेश्चन में आती है। ये एक टाइप की हमारी क्वालिटेटिव स्टडी के अंदर आता है। हाइपोथेसिस क्या होता है, ये कंक्लूसिव टाइप की स्टेटमेंट होती है। जैसे कि मान लो मैं क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहा हूं और मैं कह दूं कि यार इससे मेरे को ये एक पर्टिकुलर कंक्लूजन आने वाला है, ठीक है तो थोड़ी बायस चीज पर, लेकिन ये एक टाइप का मतलब एंड कंक्लूजन आपका एक ऑब्जेक्टिव सा बताती है रिसर्च के अंदर। आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज अपने पर्टिकुलर टॉपिक के नेचर के हिसाब से डाल सकते हो। अगर आप क्वालिटेटिव कर रहे हो तो क्वेश्चन डाल दो 4 से 5। हाँ, और अगर आप क्वांटिटेटिव कर रहे हो तो आप हाइपोथेसिस डाल सकते हो 3 से 4। फिर आपको अपनी मेथोडोलॉजी भी बतानी है। देखो यार गाने की आवाज आ रही होगी पीछे, सुन लो, कोई नहीं, अच्छे गाने चल रहे हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको अपनी बतानी है, तो उसमें आपको बताना होगा कि भैया मेरी क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी है, क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी है, या फिर दोनों का मिक्स्ड है। तो वो चीज आपको बतानी रहेगी, ठीक है। आप कैसे कैसे डेटा को कलेक्ट करोगे, या फिर आप टाइम पास करोगे, या मतलब वैसे ही आप प्रपोजल दे रहे हो, नंबर के लिए दे रहे हो, ठीक है। जो भी चीज आप इसमें बताओगे, ठीक है, तो मतलब बेसिकली एक फॉर्मल से में बता देना कि मैं इसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस करूंगा, ये पर्टिकुलर टेक्स्ट मेरे हैं, इनसे मैं डेटा उठाऊंगा, साथ में मैं पिछले 20 साल के पेपर्स को रिसर्च करूंगा, ऐसा कुछ आपसे बता देना। स्कोप बताओगे कि इसमें क्या क्या स्कोप है और क्या क्या चीजें मैं इसमें एक्सप्लोर कर सकता हूँ। भैया लिमिटेशन भी होंगी, तो अगली हमारी हेडिंग जो होगी वो लिमिटेशंस के ऊपर हो गई। लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती है कि यार मेरे पास तो लिमिटेड 4 किताब ही है, या फिर मैं वेदास के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, तो वो एक पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग सेट ऑफ बुक्स के ऊपर रिसर्च है, तो ये हमारी लिमिटेशन है, ठीक है। उसमें हम कुछ नई चीज नहीं ऐड ऑन कर सकते, जो पर्टिकुलर चीज है बस उसी पे रिसर्च है, तो ये हमारी लिमिटेशन हो गई, ठीक है। फिर अब आप अगले उसमें बताते हो अपनी टेंटेटिव चैप्टर स्कीम। टेंटेटिव चैप्टर स्कीम क्या होती है, आपके 4 से 5 चैप्टर होते हैं जो कि आप अपने रिसर्च पेपर्स में बनाने वाले हो, ठीक है। रिसर्च पेपर में आप ये चैप्टर्स को इंक्लूड करोगे, ये पूरी तरीके से टेंटेटिव होती है, मतलब कि आप इसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर देखो मेरे हिसाब से सब कुछ रहा तो ये चैप्टर्स रहेंगे, और बीच में मेरे को कुछ नया मिल गया तो या तो मैं चैप्टर में से कोई हटा के ऑल्टर कर दूंगा उसके टाइटल को। तो ये इसमें बेसिकली आपकी टेंटेटिव चैप्टर स्कीम आती है। इसमें आप ऐसे कर सकते हो, इंट्रोडक्शन, फिर टेक्सचुअल एनालिसिस, लिटरेचर रिव्यू, फिर कंपैरिजन, लास्ट में कंक्लूडिंग चैप्टर। तो 4 से 5 आप इसमें चैप्टर अपने इंक्लूड कर सकते हो। लास्ट में आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपका आधा पेज खत्म हो गया, अगले पेज से आपको रेफरेंसेस, सेंट्रली अलाइंड रेफरेंसेस का हेडिंग रखना है, अगले पेज से लिखना है, और रेफरेंसेस आपको पूरे अपने लिख देने हैं। कैसे लिखने हैं ये अभी मैं आपको वीडियो में बता ही चुका हूँ। तो ये तो हो गया आपका पेपर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सारी हेडिंग्स यहाँ पर मैंने आपके लिए इकट्ठी करके लिख दी हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और एक गूगल डॉक बना लो, उसमें आप एब्स्ट्रैक्ट लिखो और मतलब पूरी फॉर्मेटिंग एकदम करके रख लो, जस्टिफाइड वगैरह, और कंटेंट इंसर्ट करना स्टार्ट कर दो। अब पहले पेपर की बात कर लेते हैं। पेपर कैसे लिखना है, पेपर में जैसे कि मैंने आपको बताया भैया फ्रंट पेज तो बनता नहीं है, तो पेपर सिंपल होता है भाई। देखो एक लेटर की तरह, जैसे आप टू द प्रिंसिपल ऐसे करके साइड में लेफ्ट लाइन लिखते थे ना, वैसे ही सिंपल आपको इसमें फ्रंट पेज सा बना देना। अपनी 4 लाइनों का फ्रंट पेज होता है, उसके जस्ट नीचे से आपका एब्स्ट्रैक्ट से स्टार्ट हो जाता है। 4 लाइन का कैसे होता है, आप अपना नाम लिखते हो, इंस्ट्रक्टर का नाम लिखते हो, कोर्स का नाम लिखते हो, और डेट और मंथ ईयर ये सब लिखते हो, ठीक है। और उसके नीचे से जब जस्ट आप अपना एब्स्ट्रैक्ट स्टार्ट कर देते हो, एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड्स, देन इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपके चैप्टर्स जैसे टेंटेटिव चैप्टर स्कीम में या फिर जो भी आपकी रिसर्च हुई है उसके हिसाब से चलते रहते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन के बाद मेरा आ गया टेक्सचुअल एनालिसिस, जिसमें कि मैं 4 किताबें जो पढ़ने वाला था उनको मैंने एनालाइज करा। फिर मेरा लिटरेचर रिव्यू आ गया, जिसमें मैंने पिछले 20 साल के पेपर्स को एनालाइज करा। 20 नहीं, तुम 3-4 ले लेना, बहुत रहेंगे, ठीक है। उसके बाद मेरा कंपैरिजन आ गया, फिर मेरा कंक्लूजन आ गया कि अब भाई मैंने इसे कंक्लूड क्या करा। फिर मेरे रेफरेंसेस आ गए। सेम यही फॉर्मेट रहता है, सब कुछ जस्टिफाइड में रहता है। पैराग्राफ को आपको वही हाफ इंच से करना है, बस इसमें आपका चेंज क्या है, आप हेडर्स के ऊपर इसमें राइट साइड पे अपना पेज नंबर विद योर लास्ट नेम इंक्लूड कर दोगे। जैसे कि मेरा नाम मनु गर्ग है, या फिर आपका नाम अभिषेक शर्मा है, तो शर्मा 1 फॉर द फर्स्ट पेज नंबर हेडर में टॉप पे रहेगा। वैसे सेकंड पेज पे शर्मा 2, ऐसे करके मतलब वो हेडर पे आप जब पेज नंबर इंसर्ट करोगे उसकी साइड पे अपना लास्ट नेम इंसर्ट कर देना, तो वो आपका आ जाएगा। बाकी इंटेक्स साइटेशंस, रेफरेंसेस का फॉर्मेट बिल्कुल एकदम सेम रहेगा, वही चीज करनी है। अब आपको ये चीज लिखनी कैसे है बहुत जल्दी वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखो 2 अप्रोचेस होती है, ये आपकी कंटेंट राइटिंग स्किल्स के ऊपर मैटर करता है। सबसे पहली अप्रोच क्या है, आप देखो एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, मान लो मेरे को इंट्रोडक्शन के लिए कंटेंट बनाना है 400 वर्ड का आसपास का, ठीक है। तो 400 वर्ड का मेरे को कंटेंट बनाना है। मैंने चैट जीपीटी उठाया या कोई भी डीपसीक एआई उठाया, उसमें मैंने कहा भाई मेरा की आइडिया ये है, इंट्रोडक्शन के लिए मेरे को 400 वर्ड का कंटेंट दे दो। वो आपको 400 वर्ड का कंटेंट दे देगा, और आपको उसमें साइड में लिखना है कि बस भैया मेरे कंटेंट को आप प्लेगरिज्म फ्री बना देना।
ठीक है, वो प्लेगरिज्म फ्री बना के आपको दे देगा। वर्ड बाय वर्ड आपको उसे पैराफ्रेज करना होगा। ठीक है, आप एक एक वर्ड को अप्रोच करेंगे, उसको वर्ड की जगह कोई एक सब्स्टिट्यूट वर्ड डालेंगे, सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, तभी आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। दूसरी अप्रोच क्या है इसमें, देखो, और एक और चीज का ध्यान रखना, चैट जीपीटी कंटेंट बहुत ज्यादा गलत देता है लिटरेचर के मामले में खासकर। तो अगर आप ऐसा कोई टेक्स्ट उठा रहे हो जिसको आप पहले ही पढ़ चुके हो, तो वो एकदम बेस्ट रहता है, उसमें आपको आइडिया रहता है। मतलब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना, तो कोई माइथोलॉजिकल टेक्स्ट उठा लो जो बचपन से सुनते आ रहे हो, या कोई शॉर्ट स्टोरी उठा लो जो मतलब बिल्कुल एकदम पता है कि यार इसमें तो यही होना है, यही कैरेक्टर्स है, तो आप उसको रीवेरीफाई भी अपनी नॉलेज के हिसाब से कर सकते हो। अब दूसरी अप्रोच क्या थी, मान लो आपको 400 वर्ड का कंटेंट लिखना है, तो आप चैट जीपीटी या फिर किसी भी एआई से मंगा लो 800 वर्ड का कंटेंट, उसको आप एक बार ही पढ़ोगे तो आप उसमें 300 से 400 वर्ड का कंटेंट अपनी लैंग्वेज में बड़े आराम से लिख सकते हो। ठीक है, मतलब उसे जस्ट गो थ्रू अ थॉरो रीडिंग, आप एक बार उसको रीड कर लो और फिर बस अपना लैपी या फिर टैबलेट उठाओ और उसमें फटाफट से 300 से 400 वर्ड का बीच बीच में आप उसे देख भी सकते हो, ज्यादा मत देखना, नहीं तो फिर वो एआई रिपोर्ट आ जाएगी उसके अंदर। ठीक है, तो आप उसमें बीच बीच में आप उसमें देख भी सकते हो और अपना 300 से 400 वर्ड का कंटेंट आप लिख सकते हो। तो एक दूसरी अप्रोच आपकी ये हो गई। टेक्स्ट हमेशा पढ़ा हुआ उठाना अपना, वो बेस्ट रहता है 15 से 20 दिन के अंदर अगर आपको रिसर्च पेपर लिखना है। अब ड्यू की भाई साहब ज्यादा डिमांडिंग नेचर है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग है ड्यू, तो ये आपसे प्लेगरिज्म फ्री भी सब कुछ डिमांड कर रहे हैं। प्लेगरिज्म कैसे चेक करना है, बहुत सारी वेबसाइट होती हैं, सबसे ज्यादा ट्रस्टेड रहती है आपकी डुप्ली चेकर, उसको आप इनकॉग्निटो मोड पे खोलना, क्योंकि इनकॉग्निटो पे नहीं खोलोगे तो भैया आपने अगर वहां पे अपना टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया और आप वहां से डिलीट करना भूल गए, तो जब ड्यू वाले अगर करते हैं, तो वैसे तो मेरे को लगता नहीं करेंगे, पर अगर करते हैं तो प्लेगरिज्म टेस्ट, तो उसमें 100% प्लेगरिज्म आपका आ जाएगा। तो इनकॉग्निटो मोड पे आप डुप्ली चेकर जस्ट सर्च कर सकते हो, उसमें 2-2000 वर्ड करके अपना आप प्लेगरिज्म देख सकते हो, आपको हाईलाइट करके दिखा देगा, जहां पर वो हाईलाइटेड दिखा रहा हो उसको आपको पैराफ्रेज करना रहेगा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब रिसर्च पेपर हमने समझ लिया हम कैसे लिख सकते हैं, और रिसर्च प्रपोजल भी हमने समझ लिया है। अब रिसर्च प्रपोजल से जल्दी से रिसर्च पेपर कैसे बना सकते हैं, देखो आपने प्रपोजल में तो टाइम इन्वेस्ट कर दिया, 3-4 घंटे में आपने प्रपोजल बना लिया। अब पेपर में क्या करना है, आपको एक कंक्लूसिव टोन रखनी है बस। ठीक है, मान लो मैं रामायण के अंदर फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब मैंने प्रपोजल में क्या लिखा कि यार एक ये पर्टिकुलर किताब थी और मैं इसमें ये चीज देख रहा था और ये मेरे को बड़ी फैसिनेट कर रही थी और मैं सोच रहा था ये कैसे हो रहा है, और अब आपको पेपर में वही सेम चीज उठा के लिखनी है और लास्ट में कंक्लूजन लिखना है कि ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो मतलब प्रपोजल में आपको इंटेरोगेटिव सी टोन रखनी है, क्वेश्चन आस्क करने हैं कि यार इसमें मैं ऐसे डिराइव करूंगा चीजों को, ऐसे देखूंगा, और पेपर के अंदर आपको एज एन कंक्लूसिव टोन रखनी है। पेपर को कंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। और कंक्लूड करने में आपके एनालिसिस की 3 चीज में से एक ना एक चीज आनी चाहिए, या तो आप किसी चीज को सपोर्ट कर रहे होने चाहिए एग्जिस्टिंग चीज को, ठीक है, या उसे आपको अपोज करना है, या फिर कोई एक नई चीज ऐड करनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। तो ये था भाई आपका तरीका मिनटों में अपने रिसर्च पेपर को लिखने का। उम्मीद है अब आपको रिसर्च पेपर तो लिखना आ ही गया होगा और जल्दी से मेरे कई सारे स्टूडेंट डॉक्टर्स भी बन ही जाएंगे। तब तक के लिए यार सब्सक्राइब कर लो 100% इंग्लिश चैनल को, ऐसी और भी नॉलेजेबल और शॉर्टकट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना और सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना। इतना तो यार कर ही सकते हो, देखो 30-40 मिनट की वीडियो हो गई है तुम्हारी। ठीक है, और टेकिंग हैट्स ऑफ, वाणी को विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना रिसर्च पेपर और प्रपोजल दोनों जल्दी से लिखकर 90 में से अच्छे नंबर ले आएंगे। वैसे ये कुछ हद तक आपके प्रोफेसर्स पे भी डिपेंड करता है, पर लेकिन उम्मीद है वो आपको नंबर तो दे ही देंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट उनके लिए भी नया है, वो भी अभी से पढ़ ही रहे हैं, आप भी पढ़ ही रहे हैं, तो नंबर तो आपको देखो मिल ही जाएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे इसमें। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।